नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं क्या है खास आज कृषि समाचार में। समग्र गब विकास योजना के तहत डेयरी उद्योग स्थापित करने के लिए पशुपालकों को मिलेगा अनुदान। बिना नर्सरी तैयार किए धान की सीधी बुआई है बेहतर तकनीक। कम अवधि वाले धान के उन्नत प्रभेद से करें खेती। राज्य सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समग्र गब विकास योजना की शुरुआत की गई। योजना के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और कृषकों को डेयरी स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अनुदान मुहैया कराया जाएगा, जिससे पशुपालक आसानी से डेयरी स्थापित कर सकेंगे। हमारे देश में अधिकांश किसान की आय का स्रोत खेती और पशुपालन है। डेयरी उद्योग में अधिक गायों के पालन में होने वाले खर्च के कारण बहुत से पशुपालक किसान भाई इस क्षेत्र में आना नहीं चाहते। इसलिए राज्य सरकार ने उनकी सुविधा के लिए समग्र गब विकास योजना की शुरुआत की है। इसके लिए 4 तरह की श्रेणी निर्धारित की गई है। इनमें 2-4 दुधारू पशुओं के लिए 50% एवं 10-20 दुग्धारू पशुओं के लिए 40% तक का अनुदान दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्यता होगी, यानी पशुपालकों को प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। राज्य के वैसे पशुपालक किसान भाई जो समग्र गब विकास योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वह ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालन से संबंधित छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करने एवं डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अब जीविका दीदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जीविका दीदी पशु सखी के तौर पर काम करेंगी। दरअसल पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए जीविका दीदियों को पशुओं को विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाने, वैक्सीन देने, डिवर्मिंग एवं बंध्याकरण से संबंधित जानकारी दी जा रही है, ताकि वे अपने स्तर से बीमार पशुओं का इलाज कर सके। धान की सीधी बुआई एक ऐसी तकनीक है जिसमें धान के पौधों को बिना नर्सरी में तैयार किए हुए सीधे खेत में लगाया जाता है। इस तकनीक में धान की रोपाई की आवश्यकता नहीं होती है। पारंपरिक रोपाई के तरीकों से सबसे पहले किसानों द्वारा नर्सरी तैयार कर धान के बीजों का बुआई किया जाता है। इसमें 25 से 35 दिनों के बाद इन पौधों को उखाड़ कर खेत में बोया जाता है। वहीं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस यानी धान की सीधी बुआई के तहत नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें ट्रैक्टर द्वारा संचालित मशीनों की मदद से खेत में बीजों को बोया जाता है। इस तकनीक की सबसे खास बात यह होती है कि किसानों को धान की रोपाई में आने वाले खर्च और श्रम दोनों की बचत हो जाती है। मॉनसून शुरू हो गया है और ऐसे में धान की सीधी बुआई करने वाले बहुत से किसान भाइयों ने धान की बुआई कर ली होगी। लेकिन जिन्होंने अभी तक धान की बुआई नहीं की है, वह मध्यम एवं लंबी अवधि वाले धान की बजाय कम अवधि वाले धान के प्रभेद का चयन करें। कम अवधि वाले धान के उन्नत प्रभेद में स्वर्ण श्रेया, सहभागी, स्वर्ण शक्ति, वंदना एवं अंजलि है, जो 100 से 115 दिनों में तैयार हो जाती है। आइए अब एक नजर मंडी के भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के थोक सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू और प्याज के ताजा भाव और साथ ही साथ हरी सब्जियों के भी ताजा भाव। लाल आलू 1900 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज 2000 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल, उजला आलू 1800 रुपए प्रति क्विंटल, भिंडी 3600 रुपए प्रति क्विंटल, परवल 4000 से 4200 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर 9000 से 10000 रुपए प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, जिसमें तापमान में आर्द्रता बनी रहने की संभावना है। इसके अलावा कुछ जगहों पर बारिश भी होगी। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। नमस्कार किसान भाइयों, तो अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार।
जिसके माध्यम से आपने खेती बाड़ी से जुड़ी नवीनतम जानकारियां ली, साथ ही साथ मंडी भाव और मौसम की भी जानकारी हासिल की। इसी के साथ यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम। विराम के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, मत्स्य पालन आमदनी का एक बेहतरीन जरिया है, लेकिन इसके लिए आप किसान भाइयों को कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है, जिनमें मत्स्य बीज नर्सरी तैयार करना बेहद ही अहम प्रक्रिया है। इसके आधार पर उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों निर्भर करते हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार सिंह से और जानते हैं मत्स्य बीज नर्सरी प्रबंधन कैसे करें। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम एक नया कार्यक्रम मछली पर लेकर आए हैं, जिसका विषय है नर्सरी एवं रियरिंग तालाब का प्रबंधन। नर्सरी रियरिंग तालाब है क्या, इस विषय पर बात करेंगे। तब पहले हम अपने विशेषज्ञ जो हमारे बिहार सरकार में संयुक्त मत्स्य निदेशक हैं, राज्य परियोजना इकाई के डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। नर्सरी और रियरिंग तालाब जिस पर हम चर्चा करेंगे, तो क्या होता है, चूँकि इस तालाब तो है, किसान तालाब खोदते हैं, उसमें बीज डालते हैं, मछलियां तैयार होती है, कल कई किसान का है उसमें नुकसान भी हो जाता है। तो नर्सरी और रियरिंग तालाब क्या है, उसके पहले आज के परिवेश में खास करके जो हमारे जो मत्स्य पालक जो हमारे हैं, उनको जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारे पास 3 प्रकार के तालाब होते हैं हमारे पास। एक होते हैं नर्सरी, दूसरा होता है रेयरिंग और तीसरा होता है संचयन तालाब। तालाब का जो प्रकार है उसमें जो पालने वाले मछली के आकार और प्रकार के अनुसार से तालाब को विभक्त किया गया है। मछली जब हम व्यावसायिक तौर पर हम लोग मछली का खेती जब हम लोग करते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास नर्सरी और रेयरिंग तालाब का प्रबंधन की जानकारी हमें सही हो। नर्सरी और रेयरिंग तालाब के संबंध में, नर्सरी एक कट्ठा से लेकर के 5 कट्ठा के बीच में एक तालाब होता है, एक जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण से काफ़ी आपका सहज होता है। वो नर्सरी तालाब हो गया। उसका गहराई कम से कम जो है 4 फीट के आसपास रहना चाहिए। उसी प्रकार से जो रेयरिंग तालाब है वो 5 कट्ठा से लेकर 10 कट्ठा के बीच में हो सकता है। उसमें गहराई भी करीब 1.5 मीटर तक इसमें रहता है पानी। और ये दोनों में, एक में जैसे नर्सरी तालाब में हमारा स्पॉन से लेकर के फ्राई तैयार होता है और दूसरा में फ्राई से लेकर के फिंगरलिंग तैयार की जाती है। किसान भाइयों के लिए ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि आखिर हम मछली पालन के लिए ये नर्सरी और रेयरिंग हमको क्यों ज़रूरी है। हमको इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका नर्सरी और रेयरिंग तालाब के प्रबंधन से आपके तालाब के समीप ही आपको बीज की उपलब्धता आपको हो जाती है। वैसे अगर आप हैचरी से या कोई नज़दीक के अगर फार्म से अगर आप लाते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन, खास करके परिवहन में भी बहुत सारा जो बीज है उसको डैमेज होने की संभावना रहती है उसमें। लेकिन अगर आपके तालाब के संचयन तालाब के नज़दीक में ही अगर प्रबंधन अगर हो तो वो आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर चाहें अगर किसान भाई, तो खुद ये एक अलग विधा ही है, एक अलग ये व्यवसाय के रूप में भी इसको कर सकते हैं इसमें। मतलब ये माना जाए सर कि इसमें जितने भी किसान हैं जो मछली पालन कर रहे हैं, उन सबों के लिए नर्सरी और रियरिंग तालाब जरूरी है। बिल्कुल, अगर संभव अगर हो किसान भाई को, अगर आपके पास अगर 1 एकड़ का तालाब अगर संचयन तालाब है, तो आप कम से कम 5 कट्ठे का या 2 कट्ठे का भी आप नर्सरी रियरिंग तालाब जरूर वहाँ बनाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ वो लोगों को, जो किसान भाइयों को खास करके, जो आपका एक यूनिट अगर आपके पास नर्सरी रियरिंग और स्टॉकिंग तालाब है, तब आपका वो एक कंप्लीट यूनिट हुआ है आपका। नर्सरी तालाब छोटे बच्चे होते हैं, छोटा बीज होता है मछली के, तो उसका प्रबंधन जरूरी होता है। चूँकि बच्चे काफ़ी मरते हैं, खास करके हमारे यहाँ जो नए मत्स्य पालक हैं उनके साथ ये समस्या है। आए दिन हम लोगों को पत्र के माध्यम से, मेल के माध्यम से ये सूचना मिलती है कि काफ़ी मरते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, उसको भोजन उसका किस तरह का होगा, बच्चे का बीज का, और उससे बड़ा होगा तब उसका भोजन कैसा होगा, जब बड़े तालाब में, संचयन तालाब में जाएगा तब भोजन कैसा होगा। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है प्रबंधन का। खास करके जब हम स्पॉन अर्थात
अंडा से जो प्रस्फुटन होने के बाद जो हैचलिंग्स जिसको बोलते हैं, उसके 72 घंटे के बाद की स्थिति को स्पॉन हम लोग कहते हैं हम लोग। तो स्पॉन की स्थिति में एक हैचरी से या जो भी हमारे प्रजनन केंद्र है वहाँ से आपको बीज उपलब्ध होता है। वो बीज को ला करके जो आप नर्सरी तालाब में जब डालेंगे तो एक 2-3 बातों का इसमें ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला ये है प्रबंधन में कि उसमें तालाब की तैयारी उसको कैसे करें। तो सबसे पहले तालाब में आप चूना का प्रयोग करें। उसमें पानी डालने से पहले आप उसमें चूना का प्रयोग करें। चूना की मात्रा जो है 400 केजी प्रति हेक्टेयर या 160 केजी प्रति एकड़ की दर से आप कर सकते हैं उसको। और अगर अच्छा होगा कि चूना का जो दर है वो स्प्लिट डोज में दें, अर्थात बाँट करके दें। पहला डोज 40% दे दें और उसके बाद प्रत्येक माह जो है उसका बराबर मात्रा में बांट करके उसको चूना का दें। चूना डालने के 3 से 1 सप्ताह के बाद उसमें पानी का आप उसमें डालें आप उसमें, और पानी डालने के बाद तब उसमें बजाते जो खास करके जो गोबर का जो खाद होता है हमारा जो ऑर्गेनिक खाद है, कंपोस्ट है, उसका आप प्रयोग करें। उसके लिए है 2 से 3 टन तक आप जो है प्रति एकड़ की दर से आप उसमें डाल सकते हैं उसमें। और उसके 3 से 7 दिन के बाद ही जो है संचयन का हम लोग प्लानिंग हम लोग करते हैं। हम लोग कहने का मतलब ये हो गया किसान भाई, जो अगर आप आज तालाब में चूना पानी दे करके चूना अगर डाला है आपने तो कम से कम 7 दिन और अधिकतम 15 दिन के बाद ही उसमें मत्स्य बीज अर्थात स्पॉन का संचयन का प्लानिंग करना चाहिए जी। मतलब इसमें ये माना जाए सर कि जो स्टरलाइजेशन, मतलब जो पॉन्ड का स्टरलाइजेशन जहाँ से चूना डाल रहे हैं हम, वहाँ से संचयन तालाब तक ले जाने में खान पान का जो रोल है वो बिल्कुल मेंटेन रखना चाहिए। बिल्कुल। देखिए उसमें एक बात मैं और बता दूं, खास करके नर्सरी प्रबंधन में एक है स्टॉकिंग डेंसिटी, अर्थात कितनी पौना को कितनी बच्चे को हम लोग 1 एकड़ में के तालाब में हम लोग रखे हैं हम लोग। तो उसके लिए है कि अगर हमारा नर्सरी तालाब अच्छा से तैयार है तो उसमें 50 लाख जो है तक अधिकतम हम लोग जो है प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग उसमें रख सकते हैं, उसमें पौना को डाल सकते हैं। अगर हम लोग एकड़ की अगर बात करें तो उसी ढंग से 2.5 से उसमें भाग दे करके बजाते 20 लाख जो है 20 लाख प्रति एकड़ की दर से जो है आप स्टॉक कर सकते हैं। रेयरिंग तालाब जिसके बाद चर्चा हमने की वो 5 से 10 कट्ठे का हो सकता है वो। उस तालाब में इसी ढंग से तालाब का तैयारी करके पहले चूना हम लोग डालेंगे, तब गोबर, और उसके बाद जो है उसमें जो भी परिपूरक आहार की अगर आवश्यकता अगर पड़े तो परिपूरक आहार भी हम लोग उसमें डालते हैं समय पर। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए खास कर नर्सरी फेज में नेचुरल जो भोजन है ये सबसे उपयुक्त माना जाता है बच्चों के लिए, खास करके मछली के जो स्पॉन है उसके लिए। जब नेचुरल प्रोडक्टिविटी अर्थात जो प्लैंकटन हमारा जो होता है उस पर जब मछली अगर पलेगी तो उसकी उत्तरजीविता ज़्यादा मिलती है, उसमें ज़्यादा लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, इम्यूनिटी भी ज़्यादा होती है उसमें। अगर आप अपने खेतों में इसे इम्प्लीमेंट करें, उपयोग में लाएँ, तो आपकी जो आमदनी है वो निश्चित रूप से दोगुना हो जाएगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि मत्स्य बीज नर्सरी प्रबंधन कैसे करें। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अभी वर्षा ऋतु का समय है, और अगर आप वर्षा ऋतु में दलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो इसके लिए दलहनी फसलों का प्रबंधन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि वर्षाकालीन दलहनी फसलों का प्रबंधन कैसे करें। इसके लिए हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर AK चौधरी से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अभी खरीफ का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में ये जाहिर है कि आप धान की बुआई में व्यस्त होंगे, लेकिन हमारा ये प्रयास ये भी रहता है कृषि दर्शन कार्यक्रम का कि हम आपके समक्ष कुछ ऐसे विषयों को भी लेकर आते हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे वर्षाकालीन दलहनी फसलों के बारे में। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर AK चौधरी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं ICAR पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सर, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि वर्षाकालीन जो दलहनी फसलें हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं? दलहनी फसल में अरहर, मूंग और उड़द, ये 3 प्रमुख फसलें हैं जो बिहार में उगाई जाती है। और इन तीनों फसलों का अपने बिहार राज्य में टिकाऊ खेती में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अतः
फसल चक्र में किसी न किसी रूप में किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि वो चाहे मूंगबीन हो या उड़द हो या अरहर हो, कम से कम फसल चक्र में ज़रूर लगाएं इन फसलों को। बात करते हैं सर वर्षाकालीन जो दलहनी फसलों को अभी आपने जिक्र किया, तो उसका जो बुआई का समय है और भी जितना उसका जो प्रबंधन है मुख्य रूप से, उसको हमारे किसान भाई किस तरह से करें? बुआई का समय क्या है और उनकी प्रजातियां कौन कौन सी हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले ये आता है कि दलहनी फसलों की बुआई कहाँ पे करे किसान, उसके लिए किस तरह की भूमि जो है वो उपयुक्त होगी। तो खास करके ऐसी भूमि जिसमें जल जमाव की समस्या न होती हो, इसका किसान भाई को ध्यान रखना अति उत्तम है, अत्यधिक आवश्यक रहेगा। और जहाँ पे थोड़ी बहुत, जैसे बिहार में तो आप जानते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 रोज़ 3 रोज़ लगातार वर्षा होती रहती है, तो जल जमाव की समस्या हो जाती है। और ऐसे परिस्थिति में ये हमारी दलहनी फसलें जो होती है वो जल जमाव से बहुत ही सेंसिटिव होती है, सूख जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है सो उठी हुई सैया पे, जिसको कहते हैं ना 30 सेंटीमीटर कम से कम ऊपर उठा हुआ भूमि हो, या रीज एंड फरो मेथड जिसको बोलते हैं कि कुंडी और नाली विधि का उपयोग करना चाहिए। और पौधे की बुआई जो है वो रीज पे करनी चाहिए, जिससे ये होगा कि कम से कम 3 से 4 रोज़ पौधे में जल जमाव की समस्या से वो बच जाएगी और सूखने से बच जाएगी। तो ऐसी भूमि जिसका पीएच मान 6.5 से लेके 7.5 तक हो, तो ऐसी ज़मीन बहुत उपयुक्त होती है हमारी दलहनी फसलों के लिए। इसके बाद आता है कि किसान जो है वो किस प्रजाति का चयन करे। तो जैसे अरहर है, तो अरहर में मुख्यतया बिहार में 2 तरह के अरहर उगाए जाते हैं। जैसे एक तो अगेती अरहर है और दूसरा पछेती अरहर। अगेती अरहर की जहाँ तक भी हो सके किसानों को उसकी बुआई 15 जून से लेके मतलब सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ जून में कर ही देना चाहिए। और जो पछेती अरहर है, पछेती अरहर को 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में किसानों को लगानी चाहिए। अब लगाने से पूर्व उनको ये देखना पड़ेगा कि भाई किस प्रजाति का चयन करे किसान। तो जो अगेती अरहर है, अगेती अरहर के लिए UPAS 120, पूसा 992 992 और नई अभी IARI पूसा से जो निकली है वो PADT 16 है। तो ये 3 प्रजाति हम जो है अनुमोदन करते हैं कि भाई किसान भाई जिनको भी अगर अगेती अरहर लगानी हो तो ये अरहर लगा सकते हैं। जहाँ तक जो दूसरी तरह की अरहर है जिसको हम लंबी अवधि वाली अरहर बोलते हैं, जिसके लिए हमने बोला कि 15 जुलाई से लेके 5 अगस्त के बीच लगाएं, तो इसमें जैसे IPA 203 है, ये बिहार में सब जगह छाई हुई है। ये बहुत अच्छी प्रजाति है, अच्छी उपज देती है। उसके अलावा अगर किसी किसान को और भी दूसरे प्रजाति अगर लगानी है तो राजेंद्र अरहर 1 भी लगा सकते हैं, मालवीय अरहर 6 लगा सकते हैं, नरेंद्र अरहर 2 भी लगा सकते हैं। अभी का जो मौसम है तो हमारे कई किसान भाइयों की ये समस्या रहती है कि वर्षाकालीन फसलों में कीट व्याधियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो दलहनी फसलों में कीट व्याधियों से निजात पाने के लिए हमारे किसान भाई क्या करें? देखिए, जो हमने अभी बताया कि अरहर की फसल लगाएंगे, तो अगर अगेती अरहर की फसल कोई किसान लगाते हैं तो उसकी फ्लावरिंग आपको या तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होगी या सितंबर के आखिरी सप्ताह में। तो 2 तरह की जो कीट होते हैं वो ज़्यादा प्रमुख हैं अरहर में। एक तो है फली मक्खी और दूसरा है फली भेदक मक्खी। तो जब भी फ्लावरिंग में आ गई है फसल, तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोरोप्रिड 1 लीटर पानी में 0.4 ml दवा, मतलब 10 लीटर पानी में आपको 5 ml दवा डाल के उसका स्प्रे करें और उसके 15 दिन बाद दूसरा स्प्रे करें। तो कम से कम अरहर में आपको ना ही फली मक्खी का प्रकोप मिलेगा
और ना ही उनको फली भेदक मक्खी का प्रकोप मिलेगा। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी सर आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही है। इसी संदर्भ में जो मेरा अगला सवाल है वह यह है कि हमारे किसान भाई जो वर्षाकालीन दलहनी फसलें लगाते हैं तो उनको उर्वरक प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए और सिंचाई कितने दिनों के अंतराल पे करना चाहिए? वर्षाकालीन दलहनी फसल की बात है तो बिहार में जितनी बारिश होती है वो यहाँ के दलहनी फसलों के लिए पर्याप्त है, अलग से पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है इस सीज़न में। अब जो दूसरा आपका सवाल रहा कि उर्वरक प्रबंधन कैसे करें, तो दलहनी फसल में किसान भाई भी जानते हैं कि इनके गांठ में ये इनके जड़ में बहुत तरह के गांठ में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसीलिए ये जो ग्रुप ऑफ क्रॉप है इसको बहुत ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनको थोड़ा बहुत स्टार्टर डोज चाहिए और स्टार्टर डोज में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस और 25 से 30 किलोग्राम पोटाश चाहिए। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि धान गेहूं के अलावे आप वर्षाकालीन जो दलहनी फसलें हैं उनको भी प्रमुखता देकर उनकी खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। और इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने जाना कि मत्स्य बीज नर्सरी प्रबंधन कैसे करें और साथ ही साथ जाना कि वर्षाकालीन दलहनी फसलों का प्रबंधन कैसे करें। इसी के साथ आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में ऐसी ही कुछ और जानकारियां लेकर हम फिर से आएंगे, लेकिन चलते चलते बता दें कि कल मंगलवार है और कल हमारा विशेष कार्यक्रम फोन इन लाइव आता है। किसान भाइयों, आप अपने पशुपालन या फिर कृषि से जुड़ी कोई भी समस्या है तो हमारे कृषि विशेषज्ञ से सीधा संपर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसके लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-345-6171। तो किसान भाइयों, अब मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। We are the Indian farmers, fondly called Annadata. We are sowing dreams in its soil, nurturing them to grow bigger, making them a reality for the last 9 years. किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। In line with our Honorable Prime Minister's vision, today we fulfill the world's need for milk, pulses, jute, spices, rice, wheat, cotton, fruits, vegetables, and fish. Our centuries-old superfood, Shri Anna, globally known as millets, are being recognized as climate-resilient and nutrition crops. The United Nations, at our behest, began this year as the International Year of Millets celebration. In past 9 years, under the visionary leadership of our Prime Minister, Narendra Modi, we found new heights. Our identity found new dimensions, ensuring not only food security, but also nutrition security for the world. The Prime Minister Farmers Income Support Scheme caters to our smallest needs. It makes our victory loom in our fields. The Prime Minister Crop Insurance Scheme is a trusted friend who never leaves us hanging and keeps us going through every thick and thin. The Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme taught us that no land is barren. One who dares to blossom can be stopped by none. The Soil Health Cards analyzes our soil, so
we sow what's beneficial and reap without much toil. Electronic National Agriculture Market, that is ENAM, takes our produce beyond boundaries. The farmer's train puts it in new homes, in newer geographies. Today, we harness AI's potential. We fly drones and make high-tech mechanization possible. Our youngsters are innovating farm technologies. Our agri-startups and robust value chains are minting success stories. Nature's conservation is our vital desire. We've also become renewable energy suppliers. Today, we are achieving our destiny's might. Our power has reached new heights. हमारे किसानों ने हमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। So, as the country marches towards development, nearing its 100 years of freedom, we, the farmers of India, creating the new age agricultural solutions, ensuring food and nutrition security, climate resilient agriculture and robust value chains, and Maharshi, that is Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative. Let's make world where everyone gains. One earth, one family, one future.